नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। जनवरी करंट अफेयर 2022 की सीरीज में ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके अंतर्गत हम इकोनॉमी और अन्य पार्ट जो भी बचे हुए हैं, इतिहास से संबंधित, कला संस्कृति से संबंधित, उन्हें ज्योग्राफी से संबंधित, वो सब इसमें समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में पहला टॉपिक जो है गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 की रिपोर्ट को लेकर है, जिसे विश्व स्वर्ण परिषद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी किया गया है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वर्ष 2021 में भारत में स्वर्ण की खपत में 78.6% की वृद्धि की बात इसमें की गई है। सबसे पहले हम इसमें विश्व में सोने की कुल खपत और उसमें वार्षिक वृद्धि की बात कर लेते हैं। यह हमारे मेंस में वैल्यू एडिशन में काम आ सकती है, प्री में भी इसे पूछा जा सकता है। तो विश्व में आप देखेंगे अगर सोने की कुल खपत वर्ष 2020 में 3658.8 मीट्रिक टन रही हैं, वहीं 2021 में बढ़कर ये 4021.3 मीट्रिक टन हो गई। यानी स्वर्ण की वैश्विक मांग में आप देखेंगे 10% से अधिक की वृद्धि दिखाई देती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में वर्ष 2020 में 446 टन सोने की खपत हुई, वहीं वर्ष 2021 में ये आंकड़ा 7.797.3 टन हो गया। तो कहने का मतलब है कि 2021 में भारत में सोने की खपत में 78.6% की ग्रोथ हुई और 2022 के लिए अनुमान लगाया गया है कि ये आंकड़ा 850 टन पहुंचने की उम्मीद है। अगर हम बात करें कि जो सोने की खपत है भारत में कहाँ हो रही है, तो आभूषण के क्षेत्र में लगभग 93% हो रही है, वहीं निवेश के रूप में इसे 43% के रूप में देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से इस रिपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर लंदन में है। इसे 1987 में स्थापित किया गया था। यह विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादकों का एक गैर लाभकारी संगठन है। तो इस प्रकार से हमने गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स रिपोर्ट, जिसे विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट भी कहा जा रहा है, इसके बारे में पढ़ा। चलते हैं और आगे। अगली एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है नेशनल स्टार्टअप डे को लेकर। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। हाल ही में पीएम मोदी ने स्टार्टअप को नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण बताते हुए 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। तो हमें ध्यान रखना है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी होगा। चलते हैं आगे। अगली बात अरोमा मिशन को लेकर है। अरोमा, जिसे लवेंडर या बैगनी क्रांति भी कहा जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो इसमें यही है कि अगर पूछा जाएगा बैगनी क्रांति का संबंध किससे है, तो लवेंडर से है, अरोमा मिशन से है। लवेंडर, ये बात ध्यान रखना कि लवेंडर फूल देने वाली पौधों की प्रजाति है। इसका प्रारंभ जम्मू कश्मीर से किया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है। उद्देश्य क्या है? अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो यह मिशन आवश्यक तेलों के लिए सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देगा, जिनकी अरोमा या सुगंध उद्योग में काफ़ी मांग है। एक अन्य उद्देश्य जो इसका सबका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि उच्च लाभ, बंजर भूमि का उपयोग, जंगली एवं पालतू जानवरों से फसलों की रक्षा करके किसानों को समृद्ध बनाना। कहने का आशा है कि जो किसान लवेंडर की खेती कर रहे हैं उन्हें अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाना। अब इसकी नोडल एजेंसी की बात करते हैं। तो नोडल एजेंसी इसकी कौन सी है? CSIR CIMAP लखनऊ। अगर हम CSIR की बात करें तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, और CIMAP की बात करें तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान। तो ये इसकी नोडल एजेंसी, जैसा कि हमने बात कही कि लवेंडर फूल देने वाली पौधे की प्रजाति है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि लवेंडर का संबंध किससे है, तो बैगनी क्रांति से है, अरोमा मिशन से है, शुरुआत कहाँ से हुई है, तो ये बातें हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं जो चर्चा में रहे हैं। जैसे 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। अब यह दिवस सिखों के अंतिम या 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को याद करने, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से मनाया जाएगा। तो अगर ये पूछा जाता है कि 26 दिसंबर को कौन सा दिवस है, तो वीर बाल दिवस। चलते हैं आगे। अगला फैक्ट है फादर ऑफ माइंडफुलनेस किसे कहा जा रहा है? थिक न्यात हान को। ये हाल ही में अपने निधन के कारण चर्चा में रहे। ये कौन है? वियतनामी बौद्ध भिक्षु हैं
थिक न्यात हान। वियतनाम युद्ध जो 1955 से 1975 तक हुआ, तो वियतनाम युद्ध का विरोध करने पर 1960 के दशक में इन्हें वियतनाम से प्रवासित कर दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। ये ध्यान रखना है। अगर परीक्षा में ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ माइंडफुलनेस कौन है, तो थिक न्यात हान पूछा जा सकता है। चलते हैं और आगे, और सुकवा डुकवा बांध जो कि यूपी में है उसके बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID द्वारा वर्ल्ड इरिगेशन स्ट्रक्चर सिंचाई संरचना विश्व विरासत की सूची में इसे शामिल किया गया है। किसे? सुकवा डुकवा बांध को, जो कि झांसी के पास बेतवा नदी पर बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान रखना कि बहुत ही 100 वर्षों से अधिक पुराना बांध है ये। सबसे महत्वपूर्ण बात हमको यही ध्यान रखना है कि अबे इसे सिंचाई संरचना विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसने शामिल किया है? ICID, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ने। इतनी महत्वपूर्ण बात है। चलते हैं आगे। अगली बात है डेनियल ऑर्टेगा को लेकर। ये निकारागुआ के राष्ट्रपति हैं। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि अपने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं 2007 से लगातार अभी तक। और भी महत्वपूर्ण बात इनके बारे में यह है कि डेनियल ऑर्टेगा मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से प्रभावित है। जैसा कि ज्ञात हो कि निकारागुआ एक मध्य अमेरिकी देश है, उत्तरी अमेरिका का एक हिस्सा है। तो ध्यान रखना है डेनियल ऑर्टेगा क्यों चर्चा में रहे हैं, क्योंकि ये निकारागुआ के राष्ट्रपति हाल ही में चौथी बार बने हैं, हालांकि इनका 5वां कार्यकाल है। टोंगा प्रायद्वीप अगली जानकारी है। अभी टोंगा प्रायद्वीप अपनी ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी को लेकर चर्चा में रहा है। तो टोंगा प्रायद्वीप एक निर्जन द्वीप है। कहाँ? ओशनिया महाद्वीप में। ये न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में अवस्थित है और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का भाग है। तो अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में किस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, सुनामी आई, तो वो टोंगा प्रायद्वीप होगा। चलते हैं और आगे। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि कोलकाता पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सम्मिलित किया है। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना है कि दुर्गा पूजा कहाँ की? पश्चिम बंगाल की। और इसे क्या किया गया है? यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। रिप्रेजेंटेशन लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसे ध्यान रखना है। इससे क्या होगा? इससे भारतीय सांस्कृतिक विरासत की विविधता व इसके महत्व को प्रदर्शित करने में जागरूकता और बढ़ेगी। एक चीज़ में और ध्यान रखना है कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में भारत के अब कुल 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों को शामिल कर लिया गया है। अगर आप देखेंगे, जैसा कि हमने बात की कि मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और उसकी प्रतिनिधि सूची में भारत के कुल कितने हैं? 13 स्थल हैं। जैसे 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्व हैं। जैसे आप देखेंगे, पहला है यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, और इसे कब 2008 में शामिल किया गया। दूसरा है रामलीला, रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन। फिर तीसरा है आप देखें कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर। चौथी बात है रमन धार्मिक त्यौहार, गढ़वाल हिमालय भारत का अनुष्ठान थिएटर, है ना। मुद्दियेट्टू केरल का अनुष्ठान थिएटर, नृत्य नाटक। फिर छठा है राजस्थान का कालबेलिया लोक नृत्य लोकगीत, छऊ नृत्य जो कि असम में है। लद्दाख का बौद्ध स्तूप, ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ। मणिपुर का संकीर्तन, अनुष्ठान गायन, ढोल और नृत्य। ऐसे ही आप देखेंगे जैसे कुंभ मेला है, योग है, नवरोज है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों को यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। ये बातें हमें ध्यान रखना है अगर पूछा जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन तो यही है। ये तो जानकारी एक्स्ट्रा आपके पास रहे कि कितने तत्व अभी तक सम्मिलित कर लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो कोलकाता की दुर्गा पूजा है उसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में यूनेस्को द्वारा सम्मिलित कर लिया गया है। चलते हैं और आगे, और आज का अंतिम टॉपिक देख लेते हैं जो कला कुंभ या कलाकार कार्यशालाएं, जिसे आर्टिस्ट वर्कशॉप कहा जा रहा है, उससे संबंधित है। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा?
क्योंकि अमृत महोत्सव के भव्य समारोह के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से स्क्रॉल पेंटिंग के लिए कला कुंभ कलाकार कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। ये कला कुंभ कार्यशाला क्या है, आप ये देखिए, ये इस स्क्रॉल पेंटिंग की बात कही जा रही है, इसकी बात कही जा रही है। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें अगर पूछा जाएगा कि कला कुंभ कलाकार कार्यशालाएं ये किन मंत्रालयों के पहले, तो आप देखेंगे संस्कृति मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों सम्मिलित है। फिर इनका विषय पूछा जा सकता है कि इन कलाकृतियों का क्या विषय है, तो भारत की आज़ादी के संघर्ष के गुमनाम नायकों पर ये आधारित हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है। देखिए आप जैसे ये तो स्क्रॉल के बारे में ध्यान रखना है, बहुत ही छोटी सी जानकारी है, ध्यान रखना है। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।